खबरें विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर से कोहरे की मार देखने को मिल रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जीरो विजिबिलिटी बनी हुई है, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली का सफदरजंग इलाका, पालम और नोएडा कई हिस्से हैं जो सुबह से जहां पर जीरो विजिबिलिटी बनी हुई है। बता दें ये विजिबिलिटी सुबह से ही 0 से 50 मीटर के बीच रही। सड़कों पर आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में सड़कों पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आगे बढ़ती हुई गाड़ियां रेंग रही हैं और इसी के चलते जो है अब ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ साथ रेल और विमानों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अगर किसी ने फ्लाइट बुक की है तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कहा है कि एडवाइजरी देखकर निकले। साथ ही कई ट्रेनें भी इस वक्त रद्द हुई हैं या देरी से चल रही हैं। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और इस सब के बीच हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग जो है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुष्का, आज जब मैं और अदिति दफ्तर पहुंचे हैं बहुत बुरी स्थिति थी, इस वक्त क्या हाल है? हालांकि राहत ये है अदिति की कम से कम आज इतवार का दिन है तो बहुत ज्यादा भीड़ सड़कों पर नहीं होगी। जी अनुष्का। बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से देखा जा रहा है दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से घना कोहरा जो है वो छाया नजर आ रहा है। चारों तरफ अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के इंडिया गेट के पास है, जहां से परेड की तैयारियां जो है वो हो रही है। परेड हमें सुनाई तो दे रहा है मगर दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो 0 मीटर के आसपास दर्ज की गई है। साफ तौर पर इसका जो प्रभाव है वो यातायात के ऊपर पड़ता नजर आ रहा है। बहुत सारी ट्रेनें जो है वो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। साथ ही साथ अगर हम फ्लाइट की भी बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट, एयर इंडिया, इंडिगो सभी लोग ने जो है एडवाइजरी जारी कर पैसेंजर्स को पहले से ही इस बात को लेकर के सूचित किया है कि इसका जो सीधा प्रभाव है वो गाड़ियों पर और यातायात के ऊपर पड़ता नजर आएगा। अगर हम प्रदूषण की भी बात करते हैं तो दिल्ली में आज का जो AQI है वो 427 के आसपास बना हुआ है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। कल ही CAQM की तरफ से दिल्ली में ग्रैब के चौथे चरण को लागू किया गया था, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो आने वाले समय में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। यानी कि आने वाले 1 से 2 दिनों में दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को गंभीर श्रेणी की हवा में सांस लेने को मजबूर होना होगा। जिस हिसाब से देखा जा रहा है पिछले कई महीनों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जो है वो बड़ा मसला बनकर रह गई है, जिसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। ग्रैब के चौथे चरण में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो तो होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसका कोई प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ग्रैब के चौथे चरण के तहत BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ियां दिल्ली में नहीं आ पाएंगी, उनको बैन किया गया एंट्री से। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटी पूरी तरीके से बैन है। साथ ही साथ आपको बता दें ओपन वेस्ट बर्निंग जो है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। जो मैकेनिकल स्वीपिंग है उससे सड़कों की सफाई की जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो मैनुअल स्वीपिंग है उसको भी मना किया गया है। इंडिया गेट के पास से फिर से कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें साफ तौर पर पता चल पा रहा है कि यहाँ से जो विजिबिलिटी है वो इतनी कम है कि अपने से 100 मीटर तक दूर भी देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में वाहनों को लेकर के लोगों को काफी सतर्कता जो है वो दिखानी होगी। कई सारी सड़कों पर इस वक्त हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हाईवे पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है। लोग कई बार फॉग लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके के हालात है दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को इस वक्त ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कोहरे की, दूसरी जो AQI है जो कि काफी ज्यादा खराब श्रेणी में, गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही साथ लौटेंगे अनुष्का आप पर। जिस तरह से आप बता रही हैं कि सिर्फ कोहरे की मार ही यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्रदूषण का कहर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। बता दें आपको दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है। प्रदूषण के चलते यहाँ पर कई पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में जो पहुंच चुका है। एनसीआर में ट्रकों की एंट्री को रोका गया है और निर्माण कार्यों पर भी साथ ही साथ रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया गया है और इसी के चलते जो है कई पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी। और साथ ही साथ दिल्ली को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कोहरा तो है ही है, लेकिन AQI जो है वो भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। कल AQI जो है 364 के आसपास था और आज उसने सभी सीमाओं को पार करते हुए दिल्ली में इसकी वजह से ग्रैब 4 को भी लागू करवा दिया है। तो एक तरफ प्रदूषण की मार, दूसरी तरफ कोहरे की मार, और इस सब के बीच में वो लोग जो यात्रा कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मुसीबत लगातार बनी हुई है। विमानों पर भी कोहरे का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कई उड़ान जो है उनके शेड्यूल पर अच्छा खासा असर पड़ा है। इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट्स जो है वो देरी से चल रही हैं और इसके अलावा क्या कुछ फ्लाइट्स आगे चल के रद्द भी करनी पड़ सकती, क्योंकि जो तस्वीरें अभी आप देख रहे थे दिल्ली एनसीआर के इलाकों की, वहां पर विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक भी नहीं है, यानी कि आप 50 मीटर तक भी नहीं देख पा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं समस्या की वजह बनी हुई है।
तो विमानों पर तो कोहरे का असर है ही, लेकिन कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। तय वक्त से काफी लेट चल रही हैं ट्रेनें। कोहरे में धीरे धीरे चलने की वजह से ट्रेनों में देरी हो रही है। तो कोहरे के कारण यातायात पूरी तरह से ठप है या प्रभावित है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो ट्रेनें हो, चाहे वो विमान सेवाएं हो। हर जगह कोहरे की मार जो है यातायात पे पड़ती हुई नजर आ रही है। तय वक्त से ट्रेनें काफी लेट हैं क्योंकि कोहरा इतना है कि ट्रेनें स्लो चल रही हैं और फिर अगले स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते देरी से पहुंच रही हैं और इसी के चलते स्केड्यूल्स में काफी बदलाव हुए हैं। और हालात इस तरह के बने हुए हैं कि कई कई जगहों पर अब हादसों की खबरें भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर झांसी में बेकाबू ट्रक ने टोल पर खड़ी 2 गाड़ियों को जोरदार टक्कर यहां पर मारी। तस्वीरें आप देखिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जोरदार ये टक्कर है। उत्तर प्रदेश के झांसी में ये सड़क हादसा हुआ है। 50 मीटर से ज्यादा दूर तक ये जो ट्रक है ये घसीटते हुए ले गया है। सीसीटीवी कैमरे में भी तस्वीरें यहाँ पर कैद हुई और टक्कर से कार में लगे फास्ट ट्रैक को स्कैन कर रहा कर्मचारी हवा में उछल गया है। आप देख रहे हैं ये टोल पर गाड़ियां खड़ी हुई थी और तेज रफ्तार से आता हुआ ट्रक इसने जो जोरदार टक्कर मारी, आगे की गाड़ियां खिसक कर बढ़ गई और ये हादसा बेहद ही भयानक रहा, जहां पर एक कर्मचारी उछलता हुआ भी तस्वीरों में देखा गया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें इंडिगो मामले में डीजीसीए की जांच रिपोर्ट सामने आई है। ऑपरेशन की जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन, क्रू और विमान के लिए पर्याप्त बैकअप नहीं, ऐसे इंडिगो के केस में उस पर जो है आपत्तियां जाहिर की गई हैं। बिल्कुल अदिति, और अब भारी जुर्माना जो है इंडिगो को वो भी यहाँ पर भरना पड़ेगा। नई एफडीटीएल नियमावली जो है वो सही तरीके से लागू नहीं की गई थी। सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट जो है उसमें भी गंभीर खामियां मिली है डीजीसीए को। क्रू पर ज्यादा दबाव डाला गया, ये भी सामने आया है। ड्यूटी घंटों को अधिकतम करने की कोशिश इंडिगो प्रशासन जो है, उनका जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से की जा रही थी। डेड हेडिंग, टेल स्वैप और लंबी ड्यूटी, आराम और रिकवरी का समय बहुत कम दिया गया। पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पल्लव, क्या कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ रहे हैं और कुल कितना जुर्माना यहाँ पर इंडिगो पर लगाया जा रहा है? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले महीने 3 से 5 दिसंबर को इंडिगो की जो विमानें थी उसमें भारी संख्या में ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। करीब 2500 विमानें जो है वो कैंसिल की गई थी और कम से कम 2000 करीब जो उड़ानें थी वो उनको लेट हुई थी। इसके बाद एक कमेटी का गठन जो है मंत्रालय ने किया, जिसमें 4 मेंबर्स थे। उनकी रिपोर्ट पिछले हफ्ते सामने आई थी, जिसके आधार पर अब डीजीसीए ने जो है कड़ी इंडिगो पे कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के साथ ही उसने अन्य एयरलाइंस को भी निर्देश दिया है कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा, जो अनिवार्यता है उसको नहीं मानेगा, उस पर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। और जो कार्रवाई की है उसमें सबसे अहम चीज है करीब 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 50 करोड़ की बैंक गारंटी जो है वो देनी होगी एयरलाइंस को और ये बताना होगा कि जो नियम बनाए गए हैं उसको 15 महीने तक जो है लगातार फॉलो करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, तभी उसे कुछ राहत मिलेगी। साथ ही कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीईओ से लेके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के अलावा जो ओसीसी अधिकारी हैं, उनको कड़ी वार्निंग दी है। साथ ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को तत्काल प्रभाव से उनके पद से मुक्त करने को कहा है और कहा है कि इनकी वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशन में समस्या आई, जो नए एडवर्टीएल नियम थे जिसका पालन नहीं किया गया, उसकी जिम्मेदारी ये है। इसलिए इनको जो है तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए। बिल्कुल पल्लव, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर जो सीनियर वीपी हैं उन पर भी यहाँ पर गाज गिरने जा रही है। जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें भी यहाँ पर बख्शा नहीं गया। आगे अब बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है जहाँ पर जशपुर में कार और ट्रक में टक्कर हुई है और ओवरटेक करने के दौरान दरअसल ये हादसा सामने पेश आया है। डिवाइडर से टकरा गई है गाड़ी, पीछे से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मारी थी। बता दें इस टक्कर के चलते कार सवार चालक घायल हुआ है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है और ये तस्वीरें भी साफ साफ बयां कर रही हैं कि कितनी रफ्तार से ट्रक जो है आगे बढ़ता हुआ है और किस तरह से इसने गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद ये मौके से फरार भी हो गया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर में शनिवार को भयानक हादसा हुआ है। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी में किन्हीं कारणों से आग लग गई और आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि करीब 1 किलोमीटर दूर से भी भयानक नजारा दिखाई दे रहा था। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आग की लपटों ने जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक कार्यालय परिसर में लोगों ने धुआं उठता देखा और जब तक वो समझ पाते पूरा ऑफिस ही आग की लपटों में घिर गया।
आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। यह आग डीईओ ऑफिस के भंडार कक्ष में लगी थी, जहां स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े कई पुराने दस्तावेज, रिकॉर्ड और फाइलें सुरक्षित रखे जाते थे। लोगों ने बताया कि आग का तांडव 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से दिखाई दे रहा था। दमकल विभाग भी सूचना मिलने के कुछ देर बाद पहुंच गया था, लेकिन आग को काबू करने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। राहत की बात यही रही कि घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। आग के शांत होने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि रिकॉर्ड रूम में रखे ज्यादातर दस्तावेज जल गए हैं। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। और अब आगे बढ़ रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है और देश भर में जगह जगहों पर अब यहाँ पर पवित्र स्नान जो है वो किया जा रहा है। प्रयागराज समेत कई तीर्थ स्थल है जहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी आज सुबह से ही लगा रहे हैं। प्रयागराज के साथ साथ सभी तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, ठंड में और कोहरे के दौरान भी सुबह सुबह लोग आज घाटों पर पहुंच रहे हैं और पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। लाखों की संख्या में डुबकी आज लोगों ने प्रयागराज में भी लगाई और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो भी कड़े करे गए। तड़के सुबह से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब रहा। देश के कोने कोने से आए लाखों भक्त गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक इंतजाम किए ही हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेडिकल टीम, पीने का पानी, यातायात व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। संभल से इसी के चलते हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर इंतजाम है और किस तरह से आज आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आए। मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए प्रयागराज तमाम लोग पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस पावन पर्व पर स्नान करने के इच्छुक है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम शहडोल से। कैसी ठंड कैसी? भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत कंट्रोल में। क्या महत्व है स्नान का? बहुत बड़ा महत्व है। माघ स्नान में पूरा जो जितना ये कलयुग में चल रहा है उसके अंदर बहुत अच्छा है। पाप कट जाते हैं यहाँ आओ तो। हाँ, और बड़ा उत्साह लगता है कि कब माघ महात्म। बड़ी कृपा है। जय गंगा मैया हमेशा ऐसे परिवार सहित बुलाए। हम लोग 50 साल से आते हैं गंगा मैया। हर साल गंगा मैया परिवार सहित बुलाती है। बुलाए 40 साल से आ रहे हैं। 40 साल से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छा। सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की। इस समय हम काशी के 80 घाट पे है और मौनी अमावस्या का पर्व है। यहाँ देखिए हजारों लोग जो है गंगा स्नान करने आए हैं। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन काशी में और प्रयाग में गंगा स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मौन होकर अगर आप गंगा में स्नान करते हैं, चाहे वो प्रयागराज हो चाहे वो काशी हो, जो ऐसे तीर्थ है उसमें गंगा स्नान करे तो बहुत जबरदस्त पुण्य मिलता है। इस समय 80 घाट है और 80 घाट जो है तीर्थ है। काशी के 5 तीर्थों में से एक तीर्थ है। यहाँ पर गंगा और 80 नदी का मिलन है, इसलिए इसको संगम है, इसलिए इसको तीर्थ कहा जाता है। और काशी के 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से सभी तरह के जो पाप होते हैं नष्ट होते हैं। देखिए इस समय अभी भगवान भास्कर ने दर्शन नहीं दिए हैं, जबरदस्त यहाँ कोहरा है, इसके बावजूद ये घाट है कमोबेश भरा हुआ है। संगम की रेती पर शुरू हो चुके आस्था के महापर्व में आप देखिए कि सबसे बड़ा जो तीसरा मुख्य स्नान है वो मौनी अमावस्या का है। देर रात से ही देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगातार यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। जनसैलाब एक पूरा उमड़ा हुआ है संगम तट पर। अगर हम बात करें तो खाली शनिवार को ही 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं मौनी अमावस्या के एक दिन पहले। और अब आप देखिए कि मौनी अमावस्या वाले दिन किस तरीके से एक बड़ा जनसैलाब, विशाल जनसैलाब जो है यहाँ संगम तट पर उमड़ा हुआ है। लगातार
जो श्रद्धालु हैं उनका आने का जो सिलसिला है क्रम जो है वो जारी है। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी मनोकामना जो है किस तरीके से पूरी हो, वो माँ गंगा से आशीर्वाद मांग रहे हैं और संगम में जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि कोहरे के आगे जो है ये जो है आस्था पूरी तरीके से भारी है, मतलब ठंड जो है कहीं ना कहीं जो है कमजोर होती नजर आ रही है और जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और आस्था को जो है अपनी जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं। और किस तरीके से संगम में जो श्रद्धालु लगातार डुबकी लगा रहे हैं। तो देश भर से कई तीर्थ स्थलों में आस्था की तस्वीरें हमने देखी। अब आपको दिखाते हैं हर की पौड़ी से तस्वीरें, जहां पर सुबह सुबह श्रद्धालु जो है पवित्र स्नान के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देखिए मौनी अमावस्या पर गंगा में भक्तों को डुबकी लगाते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से भी, जहां पर सुबह सुबह स्नान के लिए, पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु जो है लाखों की तादाद में यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए। तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड जो है वो भी श्रद्धालुओं को रोक नहीं पाई। और अब आगे बढ़ रहे हैं, पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही। पंजाब के पठानकोट में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान से भेजी गई हथियार की खेप यहां पर बरामद की गई है, जिसमें AK-47, टर्की की पिस्टल और भारी गोला बारूद भी यहां पर बरामद किया गया है। तो पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बता दें पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने ये AK-47, तुर्की पिस्तौल और भारी गोला बारूद भेजा था। हमारे संवाददाता भी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप दत्ता से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या क्या इस दौरान बरामद किया गया। प्रदीप बताइए क्या क्या बरामदगी हुई है इस दौरान? देखिए, जो कंसाइनमेंट थी पाकिस्तान से भेजी गई थी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें 3 AK-47 राइफल मिली हैं, उसके अलावा टर्किश पिस्टल और चाइनीज पिस्टल के अलावा काफी गोला बारूद भी और मैगजीन और हथियार मिले हैं। और ये जो कंसाइनमेंट थी, ये जैमल जो इलाका है जैमल सिंह, नरोट जैमल सिंह का इलाका है सरहद के पास, वहां पे एक कंसाइनमेंट बरामद हुई। और ये कंसाइनमेंट भेजी थी बाबर खालसा इंटरनेशनल के हरमिंदर सिंह रिंडा, जो कि पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और उनको पूरी तरह से पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का पूरा समर्थन है। उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे पंजाब में भी हालात खराब किए जाएं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान का K2 प्लान है। K2 प्लान का मतलब कि एक तरफ कश्मीर में हालात वो खराब करे रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ खालिस्तान का जो है ये समर्थन यहाँ जोड़े रखने के लिए यहाँ पे हालात खराब करने की पंजाब जो सरहदी इलाका है यहाँ पे कोशिश रहती है। जैसे ही सेंट्रल एजेंसीज को पता लगा, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की पंजाब पुलिस को, पठानकोट पुलिस ने इस पे एक्ट करना शुरू किया और कल जैसे ही कंसाइनमेंट पहुंची सरहदी इलाके पर, उन्होंने इसको जब्त कर लिया। और आप देखिए बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश ये थी कि 26 जनवरी से पहले कोई बड़ी वारदात करने की उनकी कोशिश थी, तभी AK-47 राइफल भेजी गई थी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि टर्किश हथियार लगातार यहाँ पे मिलने शुरू हो गए हैं। पहले हमने देखा था कि M4 राइफल जो अमेरिकन राइफल मिली जा रही थी, लेकिन टर्किश हथियार यानी कि टर्की का कहीं ना कहीं पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रदीप। तो पठानकोट में जहां पर हथियारों की एक खेप बरामद हुई है और 26 जनवरी पास ही है, उसके चलते एक और खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सांबा में संदिग्ध ड्रोन भी देखे गए हैं। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। करीब 2 मिनट तक ये ड्रोन आसमान में मंडराते हुए नजर आए और सेना की फायरिंग के बाद सीमा पार भाग गए ये ड्रोन। तो लगातार हम देख रहे हैं कि सीमा पार से ड्रोन एक्टिविटीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और अब जो खबर आ रही है वो जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए हैं। रामगढ़ सेक्टर है सांबा का, जहां पर ये ड्रोन देखे गए। करीब 2 मिनट तक आसमान में मंडराते रहे। प्रदीप दत्ता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, हम लगातार देख रहे हैं कि ड्रोन एक्टिविटीज है जो पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। इससे पहले भी खबर आई थी और एक बार फिर से, तो यहाँ जो सांबा में जो कुछ हुआ है उस बारे में क्या डिटेल्स मिल रहा है? देखिए, कल ये 7:30 बजे की बात है कि जब वहां पे ड्रोन की एक्टिविटी आर्मी का यूनिट है उसके ऊपर नजर आई। ये आर्मी यूनिट जो है ये सरहद के पास है, रामगढ़ सेक्टर में पड़ता है। और ये 2 मिनट तक ये ड्रोन मंडराता रहा, उसके बाद फायरिंग की गई और ये ड्रोन पाकिस्तान चला गया। और कुछ आधे घंटे बाद अबताल का इलाका है रामगढ़ में, दूसरी बार वहां पे ड्रोन देखा गया। आपने बिल्कुल सही कहा, लगातार ड्रोन की एक्टिविटी जो है, गतिविधियां जो है बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान से लगातार यहाँ पे ड्रोन भेजा जा रहा है और एक ही मकसद के साथ यहाँ पे ड्रोन भेजा जाता है। देखिए, 2 मकसद है पाकिस्तान के। एक मकसद है कि सर्वेलेंस के लिए और दूसरा जो मकसद है वो हथियार ड्रॉप करने के लिए। जैसे कि अब पहले भी बात कर रहे थे, गणतंत्र दिवस आने वाला है। गणतंत्र दिवस से पहले वो यहाँ पे हालात खराब करना चाहते हैं, हथियार मुहैया करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनके स्लीपर सेल जो है उनको रीएक्टिवेट कर दिया है। अगर आप बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की या बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो वहां पे काफी जो सुरक्षा है काफी कड़ी है। बिल्कुल।
बिल्कुल प्रदीप, लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी यहाँ पर हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और खबरों का हम रुख करेंगे। अंधविश्वास के चक्कर में आए दिन लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, कभी रिश्तेदार तो कभी आस पड़ोस के लोग अंधविश्वास के धोखे में आकर हत्या जैसा जघन्य अपराध तक कर बैठते हैं। जहाँ यूपी के गाजियाबाद से जो मामला सामने आया है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ तांत्रिक विद्या जैसे अंधविश्वास में भरोसा रखने वाले शख्स को उसी के दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया। देखिए पूरी खबर। बुधवार को गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी के सुनसान इलाके में पुलिस एक जली हुई ऑटो और एक अधजला शव मिला। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की तो सबसे पहले मृतक की जानकारी सामने आई। पता चला ये 35 साल का नवीन उर्फ नंदू है जो ऑटो चलाता था। 2 दिन की गहन जांच के बाद पुलिस इस हत्याकांड के अपराधियों तक भी पहुंच गई। सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया। दरअसल मृतक नवीन तांत्रिक विद्या जैसी चीजों में विश्वास रखता था। नवीन ने हाल ही में किसी तांत्रिक से भी मुलाकात की थी और तांत्रिक ने उसे ये कहा था कि अगर वो अपने किसी दोस्त की बलि देगा तो वो अमीर हो जाएगा। लेकिन ये बात नवीन के दोस्तों को पता चल गई। शराब पीने के दौरान नवीन ने दोस्तों को तांत्रिक वाली बात बता दी। ये सुनते ही दोस्तों ने घर में रखे गैस सिलेंडर से नवीन की सिर और कमर पर हमला कर दिया। मौके पर ही नवीन की मौत हो गई। फिर उन लोगों ने उसका शव को रजाई, चटाई और कंबल में लपेटा ऑटो में रखकर सुनसान इलाके में ले गए। फिर शव को आग के हवाले कर दिया। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का एक विवादित बयान सामने आया है। एसटी हसन ने रेप की वारदात के लिए इंटरनेट को जिम्मेदार बता दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता छाई हुई है, जब जवान लड़के इसको देखते हैं तो युवा हार्मोन्स कंट्रोल नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ पर इस मानसिकता को क्या कहा जाए, इस बुद्धि को क्या कहा जाए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस बीच कोई महिला या कोई लड़की यहाँ पर ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अश्लीलता जब युवा देखते हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते और कोई महिला या लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। इसी तरह के बेतुके बयान कल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने भी दिया था। आपको सुनवाते हैं अब यहाँ पर सपा के जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। एसटी हसन। दुनिया एक वर्ल्ड वार के लिए जूझ रही है। हम कैसे अपने देश को उससे बचा के ले जाएं और दुनिया को ये दिखाएं कि हम सब एक हैं अपने देश के लिए। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान करते करते इनको इतना टाइम हो गया और अब ये उसकी रिजल्ट भी उसके आ गया और ये काफी हलवा भी खा चुके हैं। देश के लिए तो कुछ कर रहे हैं। अपने लोगों से इस तरह की बातें करवाते हैं। रोजगार के लिए क्यों नहीं बात होती है हमारे यहाँ। तो देखा आपने यहाँ पर सपा नेता के बिगड़े बोल। तो देश में कुछ नेता ऐसे हैं मानो जैसे बदजुबानी के लिए कैमरे का इंतजार ही वो करते रहते हैं और ये नहीं सोचते कि वो जो बोलने जा रहे हैं उसका असर क्या होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने रेप की वजह खूबसूरती को बता दिया। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। महिलाओं पर ये बेशर्म बोल किसी और के नहीं बल्कि एमपी में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया के हैं। ऐसा शर्मनाक बयान देने से पहले क्या फूल सिंह बरैया ने ये नहीं सोचा कि वो क्या बोल रहे हैं? क्या फूल सिंह बरैया का ये बयान कांग्रेस पार्टी को मंजूर है या फिर इस बयान को उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ने की तैयारी है? फूल सिंह बरैया ने ये बयान भोपाल में दिया, लेकिन उनके इस बेशर्म बोल पर दिल्ली तक घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का तर्क है कि रेप का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसके लिए धर्म ग्रंथ जिम्मेदार हैं। उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। उनके ग्रंथों में तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसके वजह करेगा। बीजेपी ने फूल सिंह बरैया के बयान को आधार बनाते हुए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक को घेरा। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और फूल सिंह बरैया की फोटो जारी की।
फूल सिंह बरैया जी एक मंच पर, जिस मंच पर दिग्विजय सिंह कोई छोटे नेता नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गांधी परिवार के बहुत निकट माने जाते हैं, वर्तमान में सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके मौजूदगी में जिस प्रकार, और कांग्रेस पार्टी के कितने नजदीक है ये तस्वीर में देखिए, राहुल गांधी, ये फूल सिंह बरैया जी है, आप देख सकते हैं। फूल सिंह बरैया जी ने जो कहा है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, रेप के विषय में कहा है, बहुत ही गंदा कहा है, अभद्र भाषा कही गई है। फूल सिंह बरैया के बयान पर बीजेपी ने तीखे आरोप तो लगाए ही हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। सीएम मोहन यादव से लेकर पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। साइड में से जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। हालांकि बरैया ने ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें डिफेंड कर पाना कांग्रेस के बस में नहीं है, क्योंकि फूल सिंह बरैया ने धर्म ग्रंथों का हवाला दिया है और दावा किया है कि इन ग्रंथों में नीची जातियों के साथ सहवास का निर्देश दिया गया है। रेप पर बरैया का दावा, SC, ST और OBC महिलाओं से होता है रेप, इसके पीछे धर्म ग्रंथों के कथित निर्देश जिम्मेदार। धर्म ग्रंथों में सहवास करने का उल्लेख, सहवास करने से तीर्थ का फल प्राप्त होता है, फल की चाहत में होता है रेप, रेप का सुंदरता से कोई सरोकार नहीं। इधर MP कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भले ही फूल सिंह बरैया का बचाव नहीं किया, लेकिन उन्होंने MP में रोज हो रहे रेप का आंकड़ा दिया। वहीं फूल सिंह बरैया ने कहा कि उन्होंने जिस धर्म ग्रंथ का हवाला दिया है उस पर देश में बहस होनी चाहिए। जात, धर्म, संप्रदाय, इससे संबंधित रेप को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये जो भी रेप होते हैं वो व्यभिचारी होता है, अपराधी होता है। उन्होंने तो ये वो एक मिनट अपराधी होता है। और मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर NCRB के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 22 से ज़्यादा रोज बलात्कार होते हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। जाहिर है फूल सिंह बरैया बदसूरत बोल के बाद बैकफुट पे हैं और अपने ही बयान पर सफाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं की खामोशी को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो ये तो आपने सुना कांग्रेस के नेता को। अब आपको समाजवादी पार्टी के ST हसन ने क्या कुछ कहा है, ऐसा ही बेतुका और विवादित बयान सुनवाते हैं। अगर सुंदर महिलाएं निकल नहीं है तो फिर सबके रेप हो रहे होते। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि यूपी के चर्चित धर्मांतरण मामले के आरोपी सांगुर रैकेट में यूपी ATS ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। महाराष्ट्र के नागपुर से ईदुल इस्लाम को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण को लेकर दर्ज की गई FIR में ईदुल इस्लाम नामजद आरोपी था। ATS कोर्ट ने ईदुल इस्लाम को गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसके खिलाफ नागपुर से गिरफ्तारी के बाद इस्लाम को ट्रांजिट रिमांड में लेकर उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और ईदुल इस्लाम ने छांगूर को भारत प्रतिकार संघ संस्था में अवध प्रांत का प्रभारी बनाया था। तो यही वो शख्स है और वो इस संस्था का अध्यक्ष खुद बन बैठा था। भारत प्रतिकार संघ जो है उसको ईदुल इस्लाम संघ से जुड़ी संस्था बताया जाता है और इसी वजह से संस्था का दफ्तर नागपुर में बनाया गया था। और उधर उत्तर प्रदेश में बहराइच में बीते कई दिनों से ग्रामीणों के लिए खौफ सता रहा है और ये खौफ एक बाघ का। लेकिन वन विभाग की कड़ी मशक्कत ने उस खौफनाक बाघ को आखिरकार कैद कर लिया है। वन विभाग के पिंजड़े में कैद ये वो डर है जिसके साए से इलाके के गांव वालों का जीना मुहाल हो गया था। ये खौफनाक बाघ आए दिन किसी न किसी ग्रामीण को अपना शिकार बना रहा था।
गांव वालों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी तो बाघ को दबोचने का मिशन शुरू हो गया। हाथी और एक बड़े से पिंजरे के साथ वन विभाग ने इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी और कई दिनों की मेहनत के बाद शनिवार को अचानक बाघ वन विभाग के निशाने पर आ गया। वन विभाग के एक्सपर्ट ने बाघ को मौका देखकर उसे बेहोश कर दिया और फिर इस बड़े से पिंजरे में कैद कर लिया। रेवा मंसूर गांव के आसपास लगभग 1 किलोमीटर दूर पे गन्ना खेत में पकड़ा गया है। गांव वाले को हम लोग ने 4 दिन से लगातार उनको मतलब है ना बातचीत करते हुए उनको थोड़ा दूर रखा था। दरअसल ये बाघ कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य से निकला था जिसकी तलाश की जा रही थी। अब इस बाघ के पकड़ने से जनता ने राहत की सांस ली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ फिर एक बार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने महिला नक्सली कैडर समेत कुछ 4 माओवादी कैडरों के शव बरामद किए हैं और पूरे इलाके में अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। और एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। गायक बी प्राक को फिरौती के लिए धमकी को लेकर मोहाली के सोना पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। गायक दिलनूर सिंह की शिकायत पर गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(4) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो अब सिंगर बी प्राक का ये मामला है जिसको फिरौती के लिए दी गई धमकी है और उसमें अब मोहाली के थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पूरा मामला बताते हैं। को में लगा देना 10 करोड़ रुपए चाहिए। सिंगर बी प्रैक को विश्नोई गैंग की धमकी। हेलो, मैं आरजू विश्नोई बोल रहा हूं। 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे। एपी ढिल्लो और हनी सिंह जैसे हस्तियों के बाद अब मन भरिया गाने के सिंगर बी प्रैक को लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। फोन पर उनसे फिरौती की रकम मांगी गई है, वो भी 10 करोड़ रुपए। जी हां, 10 करोड़ रुपए। विश्नोई गैंग की तरफ से ये फोन बी प्रैक को नहीं बल्कि उनके करीबी दोस्त और सिंगर दिलनूर को किया गया। लगातार धमकी भरे फोन आने के बाद सिंगर ने मोहाली में शिकायत दर्ज करवाई। फोन पर कहा गया, हेलो, आरजू विश्नोई बोल रहा हूँ। उसको बी प्रैक को बोल देना कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, उसके पास 1 हफ्ते का टाइम है। हेलो, आरजू विश्नोई बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको बी प्रैक को मैसेज लगा देना 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। अगर इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है। मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। पिछले कुछ सालों में लॉरेंस विश्नोई गैंग ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारों को निशाना बनाया है, जिसमें विशेष रूप से पंजाबी गायक शामिल हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद ये गैंग हनी सिंह, एपी ढिल्लो और मनकीरत औलख जैसे कई बड़े सिंगर्स, रैपर और कलाकारों को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दे चुका है। अब विश्नोई गैंग के निशाने पर पंजाब के मशहूर सिंगर बी प्राक आए हैं। पंजाबी गायक दिलनूर को विदेशी नंबर से एक धमकी भरा फोन आया था। इस घटना के बाद उन्होंने मोहाली पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है। उनकी शिकायत के मुताबिक जिस शख्स ने उन्हें फोन किया था उसने अपना नाम आरजू विश्नोई बताया था और दिलनूर को कहा था कि वो पंजाबी सिंगर बी प्रैक को 10 करोड़ रुपए फिरौती की रकम देने के मैसेज दे दे। बी प्राक को कह रहे धमकी मिली है, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? मैं अभी बता रहा हूँ, उन्होंने जो है कल ये आई थी जो आप कह रहे हैं, उनकी कंप्लेंट भी दी है, तो उसमें हम एफआईआर रजिस्टर करके जिस नंबर से धमकी आई है उसके ऊपर वर्कआउट करके आगे उसको ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। काफी ज्यादा पैसे मांगे गए हैं, 10 करोड़ के चलो पैसे तो उन्होंने मांगते ही है। बी प्रैक कौन है, आपको विस्तार से बताते हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर, बॉलीवुड में भी काम करते हैं। असली नाम प्रतीक बच्चन है। पिता वरिंदर बच्चन भी कंपोजर थे। 2019 में तेरी मिट्टी गाने से बॉलीवुड में डेब्यू। तेरी मिट्टी एक हिट गाना बना, दर्द भरे और भावनात्मक गानों के लिए लोकप्रिय है। आपको बी प्रैक के कुछ मशहूर गानों के बारे में बताते हैं। तेरी मिट्टी, मन भरिया, किस्मत, पछताओगे, फिलहाल। यानी जिस गायक ने तेरी मिट्टी नाम का हिट गाना दिया है उसे मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई है। आरजू विश्नोई लॉरेंस विश्नोई गैंग का एक नामी गैंगस्टर है और इससे पहले भी
कई लोगों को रंगदारी वसूलने के लिए धमकियां दे चुका है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट भी अक्सर आते रहते हैं। फिलहाल बी प्राक को धमकी देने के मामले की जांच जारी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि दिल्ली से 15 करोड़ की ठगी केस में गिरफ्तारी की गई है। गुजरात से 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम दिव्यांग पटेल और शितौली है। दोनों आरोपियों को वडोदरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब दोनों आरोपियों को दिल्ली लेकर आ रही है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। ईरान और अमेरिका में जिस तरह का घमासान देखने को मिल रहा है, जो प्रदर्शन वहां पर चल रहे हैं, उस सबके बीच में डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की हालत के लिए खामेनेई जिम्मेदार है और खामेनेई बीमार आदमी है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान में नया नेतृत्व ढूंढने का वक्त आ गया है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। तो हिंसक प्रदर्शनों का दौर लगातार ईरान में जारी है और खामेनेई का विरोध जो है वो सीधे तौर पर लोग सड़कों पर उतर आए। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ विशाल जुड़ रहे हैं इस खबर पे। विशाल बताइए, अब साफ साफ संकेत दिया है ट्रंप ने कि खामेनेई के शासनकाल का अंत आ गया है। जी, ये अभी तक का सबसे जो होता है मजबूत स्टेटमेंट है ट्रंप के साइड से, लेकिन ये आधिकारिक तौर पे उन्होंने स्टेटमेंट में नहीं दिया है। इन्होंने पॉलिटिको को, जो कि यूएस का एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इंटरव्यू में बोला है कि खामेनेई के हटाने का टाइम आ गया है और नया लीडर चाहिए ईरान में। और यूएस ऑफिशियल्स जो हैं वो लगातार बने हुए हैं मोहम्मद रजा पहलवी से, जो कि लास्ट शाह ऑफ ईरान के बेटे हैं, एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस हैं ईरान के। तो उनसे जो बात चल रही है, हो सकता है जो अगले लीडर्स का चेंज की बात कर रहे हैं, हो सकता है उनको लाया जाए। बट ये बोलना भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि रजा पहलवी का भी सपोर्ट उतना ज्यादा अभी फिलहाल ईरान में नहीं है। उनको भी काफी काम करना पड़ेगा उस तौर पे। तो ईरान के जो लीडर हैं उनको हटाने का क्या मुहिम होगा, ये सब देखना होगा। आप बने रहिए यहाँ पर, आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर रजा पहलवी है जो उनको आगे किया जा सकता है, तो ट्रंप के बयान पर अब खामेनेई जो है उनका भी पलटवार सामने आया। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, ये खामेनेई कह रहे हैं। उनका कहना है कि हम देश को युद्ध की ओर नहीं ले जाएंगे, अमेरिका जैसे साजिशकर्ता देशों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो विशाल, यहाँ पर खामेनेई जो है सीधे तौर पर ट्रंप को क्रिमिनल बता रहे हैं, और जिसके बाद ये जो दोनों के इस वक्त बयान सामने आए हैं, वो ये इशारा कहीं ना कहीं कर रहे हैं क्या विशाल कि अब स्थिति आगे और बिगड़ सकती है दोनों देशों के बीच में? जी बिल्कुल, और पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि हालत जो है वो थोड़े ठंडे हो गए हैं। जो टेंशंस जो बिल्डअप हो रहे थे, वो लग रहा था कि जो नेतन्याहू और अरब नेशंस के आने की वजह से थोड़े से टेंशंस को कम किया गया था। लेकिन ये जो दोनों स्टेटमेंट आए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा ये देखना होगा। लेकिन जो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी नहीं दिख रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन जो 2 स्टेटमेंट आए हैं, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है और दोनों माने जाते हैं कि ये स्टेटमेंट देते रहते हैं आए दिन। तो इतना सरप्राइज भी नहीं है कि ये दोनों ने ऐसी बात की है। जी बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल यहाँ पर आपका। आप लौटेंगे आपके पास, तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईरान में 22 दिनों से ये हिंसक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच में ईरान के समर्थन में इटली में भी आवाजें उठ रही हैं। खामेनेई ने ट्रंप को यहाँ पर क्रिमिनल बताया है, साजिशकर्ता बताया है, और ट्रंप ने खामेनेई को इस सब के लिए जिम्मेदार बताया है। तो अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और खामेनेई आमने सामने हैं और एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, एक दूसरे को धमका रहे हैं। पहले ट्रंप ने जो कहा उसे यहाँ पर आपको बताते हैं। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। ईरान में अब नया नेतृत्व ढूंढने का वक्त आ गया। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सीधे तौर पर क्या इशारा कर रहे हैं ये समझा जा सकता है। खामेनेई ईरान को तबाही की ओर ले जा रहे हैं, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के हालात के लिए खामेनेई ही जिम्मेदार हैं। कट्टर बयानबाजी से ईरान को नुकसान पहुंचा है और सुप्रीम लीडर का पोस्ट भड़काने वाला है। दुश्मनी से नहीं चलेगा देश, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। और यहाँ पर नेतृत्व की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठ रहा है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कैसे ट्रंप को पर पलटवार किया है वो भी जान लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति एक अपराधी हैं, एक क्रिमिनल है, ये सीधे तौर पर खामेनेई ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ईरान को निगलना चाहता है अमेरिका। ईरान में हिंसक प्रदर्शन अमेरिकी साजिश के चलते ही हो रहे हैं और ईरान में जो तबाही हो रही है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। खामेनेई सीधे तौर पर अमेरिका पर यह सारा आरोप
लगा रहे हैं। ईरान को अमेरिका ने ही बदनाम किया है और अमेरिका की मंशा ईरान को हड़पना है। खामेनेई ये भी कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करेंगे, पर साजिशकर्ता जो हैं वो अपनी साजिश भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ईरान में तो अब प्रदर्शन थोड़े शांत हो गए हैं, लेकिन अब इटली में ईरान के सपोर्ट में लोग उतर आए हैं और प्रदर्शनकारियों के हक में आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब ईरान के लिए समर्थन देखने को मिल रहा है। और उधर इराक में और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समुदाय ने अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाकर आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इराक में भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन। तो ये इटली की तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के समर्थन में इटली में लोग उतर आए हैं। तो कहीं फ्रांस में हमने प्रदर्शन दिखाए, कनाडा में दिखाए, अब आप देख रहे हैं इटली में। तो किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और अब खामेनेई के लिए किस तरह की मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ईरान में उठी चिंगारियां पूरे पश्चिमी एशिया में शोला बन चुकी है। एक और बगदाद में अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए जा रहे हैं और दूसरी ओर तुर्की समेत कई देशों में खामेनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। बगदाद की सड़कों पर गूंजते नारे और आसमान में उठता धुआं। ईरान के समर्थन में निकले लोगों ने अमेरिका का झंडा फूंक डाला। इन प्रदर्शनकारियों ने बता दिया कि ईरान के पीछे बगदाद की ताकत खड़ी है। इस दौरान लोगों ने कहा कि हम ईरान की जनता के साथ एकजुटता की घोषणा करते हैं। अगर वहां हमला हुआ तो ये सभी मुसलमानों पर हमला माना जाएगा। ये वक्त ईरान के साथ खड़े होने का है ताकि उसका अस्तित्व बचाया जा सके। दूसरी ओर तुर्की में खामेनेई के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ। लोगों ने इस्लामिक क्रांति से पहले वाला झंडा लहराकर ईरान के विद्रोह का समर्थन किया। ईरान सरकार भले ही कह रही है कि देश में शांति लौट आई है, लेकिन हकीकत इंटरनेट ब्लैकआउट के पीछे छुपी हुई है। कई दिनों से दुनिया से कटे ईरान के लोग अपने घाव गिन रहे हैं। तो ईरान से विरोध की चिंगारी जो है वो 28 दिसंबर से भड़की हुई है। कई लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे थे और इसी के दौरान अब ईरान से भारतीयों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। देखिए कैसे हालात से वो वहां से निकलकर सामने आए हैं। यहाँ हिंसा किस तरह से भड़की हुई है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सड़कों पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। और अगली तस्वीर के में आपको दिखा रहे हैं कि इराक में और खासकर इटली में भी ईरान को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। इटली में तो यहाँ तक पुलिस वालों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प तक हो गई और इसी बीच भारतीयों ने यहाँ पर अब एंट्री मारी है। वो स्वदेश वापस लौट आए हैं। हिंसा जब वहाँ पर बढ़ी तो भारतीयों ने वापस देश का रुख किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब अपनों का वेलकम करते हुए लोग एयरपोर्ट तक पहुंचे। परिजन यहाँ पर जो है अपनों का स्वागत करते हुए नजर आए जो ईरान से वापस लौटे थे। कोई हार पहना रहा है, कोई गले लग रहा है, क्योंकि एक बार संकट टल चुका है। एनडीटीवी की टीम आधी रात को एयरपोर्ट पे पहुंची और देखा कि यहाँ पर जो लोग ईरान से वापस लौटे थे परिजनों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जब पूरा ईरान हिंसा की आग में जल रहा था, शहर दर शहर बवाल और उत्पात मचा हुआ था, तब हिंदुस्तान के एक दो नहीं हजारों लोग वहां फंसे थे। सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे। हिंसक प्रदर्शनों के बीच ईरान में भारतीयों की जान पर बनाई थी। ईरान में फंसे हुए भारतीय खौफ में थे तो भारत में उनके परिवार वाले परेशान और तभी सरकार भी एक्शन मोड में थी। हमने भारतीयों को दिशा निर्देश दिए कि ईरान ना जाएं। जो भारतीय वहां रहते हैं उन्हें भी ईरान से निकलने को कहा है। ऑल ट्रैवल टू ईरान। सरकार की एडवाइजरी के बाद लोग निकलने लगे, लेकिन अब संकट के बादल छट गए हैं। एक एक कर भारतीयों की घर वापसी हो रही है। स्वदेश लौटने पर कहीं खुशी के आंसू हैं तो कहीं चैन की सांस ली जा रही है। लग रहा है वापस आकर
बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मम्मी आई अपनी कंट्री आ गए, और क्या चाहिए। काफी इंतजार कर रहे थे, टेंशन थी थोड़ी बहुत? टेंशन तो थी ऑफ कोर्स। हम जैसे इज्जत और एहतराम से यहाँ से गए थे, वैसे ही उससे भी ज्यादा इज्जत हमने वहाँ पाई और यहाँ खुशी खुशी अपने ही देश वापस आ गए। और इस सब के बीच में अमेरिका जो है वो लगातार टैरिफ की धमकी और टैरिफ का वार जो है वो दूसरे देशों पर करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जा करने की योजना का विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा और अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो 1 जून 2026 से ये टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ये टैरिफ तब तक रहेगा जब तक ग्रीनलैंड की पूर्ण और समग्र खरीद के लिए डील नहीं हो जाती। तो वहीं यूरोपीय संघ ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ पूरी एकजुटता जताई है और संवाद जारी रखने पर भी बल दिया है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में 2 और हिंदुओं की हत्या का मामला सामने आया है। 24 घंटे में 2 हिंदुओं का मर्डर हुआ है। बांग्लादेश में 30 दिनों में 11 हिंदुओं की अब तक हत्या का मामला सामने आया है और इस बार 2 हत्याएं और हुई हैं। 2 हिंदुओं को एक बार फिर से टारगेट किया गया। 24 घंटे में 2 हिंदुओं के मर्डर की घटना का मामला जो है वो सामने आया है। और मोहम्मद आप देख रहे हैं बिल्कुल, तो मोहम्मद यूनुस के होने के बावजूद यहाँ पर हम देख रहे हैं अदिति किस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं वो लगातार निशाने पर हैं और कुछ ही दिनों में 11 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और खासकर हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों की गिनती के ये 2 और सबूत हैं। बांग्लादेश के 2 अलग अलग इलाकों में 2 हिंदुओं की हत्या की वारदात सामने आई है। पहली घटना बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले की है, जहां पेट्रोल पंप कर काम करने वाले हिंदू युवक के पैसे मांगने पर गाड़ी वाले ने उसे कुचल दिया। हिंदू युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने गाड़ी वाले से पैसे मांगे थे। मृतक 30 साल का रिपन साहा है। जिस गाड़ी वाले ने ये घिनौनी हरकत की है वो कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP का नेता है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। दूसरी घटना बांग्लादेश के गाजीपुर जिले की है, जहां एक हिंदू दुकानदार को अपने ही कर्मचारी की जान बचाना महंगा पड़ गया। कुछ लोगों ने दुकान मालिक को पहले जमकर पीटा, फिर फावड़े से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम लिटन चंद्र घोष है, जिनकी उम्र 55 साल थी। लिटन बैशाखी स्वीट मीट एंड होटल नाम से मिठाई की दुकान चलाते थे। और खबर उत्तराखंड से, जहां पर देहरादून से मारपीट का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामूली कहासुनी के बाद यहां माहौल बेहद गर्मा गया। आपस में तलवार चलने तक की नौबत आ गई। देखिए पूरी खबर 1 मिनट में। क्लब के अंदर कुछ लोग पहुंचे, एक शख्स का कॉलर पकड़ा और उसे जबरन बाहर ले गए। बाहर निकलते ही इन लोगों ने उस शख्स को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान वो जमीन पर गिर गया, लेकिन ये लोग उसे तब भी मारते रहे। यही नहीं, इस मारपीट के दौरान इन लोगों उस शख्स पर तलवार से भी हमला किया। हालांकि वो हमले में बाल बाल बच गया। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस उस क्लब पर पहुंची जहां पूरा विवाद हुआ था। पूछताछ में पता चला कि ये मारपीट क्लब में पूल खेलने के दौरान हुई थी। FIR करने के बाद इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 2 नामजद हैं और एक नामजद है, उसके भी तलाश की जा रही है। जल्दी उसके हिरासत में लिया जाएगा। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। ये घटना उसी सेलाकुई थाना क्षेत्र की है, जहां 9 दिसंबर 2025 को चकमा भाइयों के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। और अब आपको बता दें, पाकिस्तान से खबर आ रही है, जहां कराची में एक बहुमंजिला शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश अभी जारी है। बताया जा रहा है कि इस घटना में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा लोग इस घटना के दौरान घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है आग ने शॉपिंग मॉल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया। अधिकारियों का कहना है आग पर काबू पाने के लिए ही आगे की जांच की जा सकेगी। आग पर काबू पाने के बाद ही आगे की जांच होगी, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि आग से कई दुकानों में रखा सामान पूरी तरह जल चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कराची में एक शॉपिंग मॉल में भयानक 3 लोगों की जान अब तक यहाँ पर जा चुकी है।
आग लगने की वजह भी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जब तक स्थिति काबू में आती तब तक कई जाने जा चुकी थी। कुछ लोग इसमें बुरी तरह से घायल भी हुए हैं और ये आग बुझाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई थी और आग बहुत तेजी से वहाँ पर फैल गई। और अब आगे बढ़ रहे हैं खबरों के सिलसिले में। क्राइम से जुड़ी टॉप 5 खबरें आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं। बाराबंकी से पहली खबर सामने आई, जहां पर शनिवार को एक महिला टीचर ने प्रिंसिपल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान उमा वर्मा के रूप में हुई है, जो इसी विद्यालय में सहायक अध्यापिका थी। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सतरिक थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और गाजियाबाद से अब खबर आ रही है, जहां ऑटो में एक शख्स की जली लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक 3 दोस्तों ने ही अपने दोस्त को मौत के घाट उतारा था। आरोपियों ने कहा कि वो दिल्ली के तांत्रिक के संपर्क में थे। उनके कहने पे ही उन्होंने अपने दोस्त की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। गोरखपुर के घासी कटरा पुलिस चौकी के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक युवक सोलर लाइट की स्ट्रीट पोल पर चढ़कर हंगामा करता नजर आया। युवक का कहना था कि उसके जरूरी दस्तावेज और पारिवारिक संपत्ति उसके नाम की जाए। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद युवक ने जैकेट में आग लगाकर आत्मदाह तक की कोशिश की, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। किसी तरह फायर ब्रिगेड की टीम ने उसे वहां से बचाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर एक कारोबारी से 11 करोड़ 51 लाख रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया। सरस्वती थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। राजस्थान के झालावाड़ में 12वीं कक्षा के एक छात्र के अपहरण की कोशिश की गई है। नेशनल हाईवे 52 पर स्थित एक निजी स्कूल से लौटते समय कुछ नकाबपोश युवकों ने उसे रोकने की कोशिश की। छात्र ने अपने दोस्त के साथ स्कूल से वापस वो लौट रहा था और किसी तरह उसने मिनी सचिवालय परिसर में घुसकर अपनी जान बचाई। और अपराध से जुड़ी खबरों के बाद अब रुक करते हैं हादसे से जुड़ी हुई खबरों का। आपको बता दें, खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां शनिवार देर रात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और आनन फानन में वहां मौजूद कर्मचारियों और लोगों को बाहर निकाला गया। गनीमत रही इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड को भारी नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां पर तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दशगात्र कार्यक्रम से वापस घर लौटने के समय यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजस्थान के अजमेर में कार चालक की लापरवाही का वीडियो सामने आया है, जहां सड़क किनारे सो रहे एक शख्स को रॉन्ग साइड से आ रही कार ने कुचल दिया। हादसे में व्यक्ति बुरी तरह घायल हुआ, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में बाघ के हमले में एक युवक की जान तक चली गई है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में अब दहशत फैल गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसने से 3 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार एक आवासीय परिसर में निर्माण कार्य के दौरान मजदूर जमीन की खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और 3 मजदूर उसके नीचे दब गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। और अब टॉप 5 वायरल वीडियोस। समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान सीएम सरकारी योजनाओं के बोर्ड गिनते नजर आए। दरअसल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजनाओं के बोर्ड देकर अधिकारियों से पूछ रहे थे कि कुल कितने बोर्ड लगाए गए। अफसरों ने बताया कि करीब 60 से 70 बोर्ड हैं। इसके बाद सीएम खुद उन बोर्ड्स को गिनने लगे और उनके साथ अधिकारी भी गिनती में जुट गए। आखिर में सभी ने पुष्टि की कि कुल 70 बोर्ड ही लगाए गए। उत्तराखंड के सेलाकुई में छात्र के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई है। इस मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कैफे में एक युवक बैठा हुआ था, तभी 4 से 5 युवक कैफे के बाहर आते हैं। उनमें से 2 युवक कैफे के अंदर जाकर बैठे एक युवक को मारपीट करते हुए बाहर लेकर आते हैं।
राजस्थान के भरतपुर में पुलिस की नाकेबंदी के दौरान लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, जिससे लोगों में आक्रोश है। दरअसल पुलिस की नाकेबंदी पर जब एक युवक ने सवाल किया तो पुलिस ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और दुर्व्यवहार करते हुए मथुरा गेट पुलिस उसे थाने भी लेकर चली गई। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि नाकेबंदी से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कई दिनों से दहशत फैलाने वाले टाइगर को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पकड़ ही लिया। टाइगर के इलाके में दिखाई देने से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ था। इसके बाद वन विभाग की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही थी। टाइगर के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 1 महीने पहले ही महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भूतनाथ मंदिर में तारा रात्रि के पावन अवसर पर सदियों पुरानी घृत मंडल परंपरा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। शिवलिंग पर मक्खन का लेप लगाया गया। मंदिर परिसर पूरी तरह से शिवमय वातावरण में डूब गया और दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए अब मंडी पहुंचने लगे। और अब आपको दिखाते हैं विदेश से आई खबरें इंटरनेशनल टॉप 5 में। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में शनिवार देर रात एक बहुमंजिला शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। भीषण आग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक आग मॉल के उस हिस्से से शुरू हुई जहां गारमेंट्स और प्लास्टिक के घरेलू सामानों का स्टॉक रखा गया था। डेनमार्क की सेना ग्रीनलैंड के आसपास अपने सैन्य अभियानों और उपस्थिति को अब बढ़ा रही है। डेनिश सेना ने ग्रीनलैंड के आसपास तटीय इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल क्षेत्र में रूसी और चीनी जहाजों को लेकर चेतावनी दी थी, जिसके बाद से डेनिश रॉयल नेवी के जहाजों ने गश्ती अभियान चलाना शुरू किया है। मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात के बीच अमेरिका ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। अमेरिकी सेना ने इराक के एक अड्डे को खाली करा दिया। इसके बाद इराक की सेना ने अमेरिकी अड्डे पे कब्जा कर लिया। दरअसल 2004 से ही इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ इराक और अमेरिकी सेना गठबंधन करके सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को क्रिमिनल अपराधी करार दिया है। खामेनेई ने ट्रंप को हजारों प्रदर्शनकारियों की मौतों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन किया था और सरकारी टेलीविजन पर पब्लिश किए गए एक भाषण में खामेनेई ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों में कई हजार लोग मारे गए। इंडोनेशिया में 11 लोगों को लेकर जा रहा एक यात्री विमान शनिवार को रेडार से ही गायब हो गया। इंडोनेशिया एयर ट्रांसपोर्ट का ये विमान जावा द्वीप से सुलावेसी द्वीप की ओर जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक विमान ने जैसे ही पहाड़ी इलाके में प्रवेश किया, ग्राउंड कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। विमान में चालक दल के 8 सदस्यों के अलावा 3 यात्री सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। और अब खेल जगत की खबरें स्पोर्ट्स टॉप 5 में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज खेला जाएगा। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से मैच शुरू होने जा रहा है। 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों टीमें। पिच रिपोर्ट की बात करें तो फ्लैट विकेट पर जमकर रन बनने जा रहे हैं। काली मिट्टी से बनी पिच पर नई गेंद स्विंग करेगी और खास बात यह कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी कर सकती है। इंदौर वनडे में रोहित शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा। वो वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं और इस मामले में वो पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज शाहिद अफरीदी को रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में अब तक 33 मैचों में 49 छक्के लगाए हैं। वो शाहिद अफरीदी के 50 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 1 छक्का दूर है। स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने करारा जवाब दिया। सिराज ने रविंद्र जडेजा को सपोर्ट करते हुए कहा कि वो जल्दी अपनी लय वापस हासिल कर लेंगे। आपको बता दें, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 2 वनडे मैचों में रविंद्र जडेजा विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप विवाद सुलझाने के लिए आईसीसी अधिकारियों ने ढाका में बैठक की। इस दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना ग्रुप बदलने की मांग की है। बीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि उसे ग्रुप सी की जगह दूसरे ग्रुप बी में शामिल किया जाए। बोर्ड का तर्क है कि ऐसा होने पर बांग्लादेश को अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में वो खेल सकेगा। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ वनडे T20 सीरीज के लिए भारत की टीम की घोषणा कर दी गई है। महिला चयन समिति ने वनडे के लिए 16 और T20 सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड को घोषित कर दिया है। भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे, 3 T20 और 1 टेस्ट मैच खेलेगी। दौरे की शुरुआत 15 फरवरी से होने जा रही है। टेस्ट मैच की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। और अब देखिए मनोरंजन जगत से आई खबरें एंटरटेनमेंट टॉप 5 में।
सिंगर बी प्राक को 10 करोड़ रुपए की फिरौती और जान से मारने की धमकी दी गई है। सिंगर को कई कॉल्स आए जिनमें उनसे पैसों की मांग की गई और साथ ही कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बी प्राक को मिली इन फिरौती कॉल्स के मामले में मोहाली के सोहाना थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। टी सीरीज ने फिल्म धमाल 4 की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जल्दी बता रहे हैं, फिर धमाल मचाने भी तो जाना है, स्टे ट्यून्ड। इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें फिल्म की रिलीज डेट लिखी हुई है। फिल्म 12 जून 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी। बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में काफी बज़ बना हुआ है। फैंस को फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है। ऐसे में मेकर्स और कास्ट कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करते रहते हैं। अब सनी देओल ने कुछ फोटो शेयर किए। सनी देओल ने फोटो शेयर करते हुए हार्ट और हाथ जोड़ने वाली इमोजी पोस्ट की। वहीं फोटो में बॉर्डर 2 का क्रू भी नजर आ रहा है। फरहान अख्तर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म डॉन 3 एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी में शाहरुख खान की वापसी हो सकती है। बताया जा रहा है कि फरहान अख्तर और किंग खान के बीच फिल्म को लेकर दोबारा बातचीत शुरू भी हो चुकी है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने तेजी से बदलती तकनीक और आज के दौर में सीखने की चुनौती को लेकर खुलकर बात की। अपने हालिया ब्लॉग पोस्ट में बिग बी ने स्वीकार किया कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि कई चीजें उन्होंने समय रहते नहीं सीखी, खासतौर पर वो चीजें जो उनके दौर में मौजूद ही नहीं थी। और अब आगे बढ़ रहे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। वाराणसी में सौंदर्यीकरण पर सियासी विवाद जो है वो लगातार अब देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव और मायावती ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है बीजेपी ने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े हैं। ये अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मणिकर्णिका पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार, ये मायावती कहती हुई नजर आ रही है। तो योगी सरकार में वाराणसी में सौंदर्यीकरण का काम करवा रही है। मणिकर्णिका घाट पर संकरी गलियों को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन विरोधी दल यूपी सरकार पर यहां पर गैर जरूरी तोड़फोड़ का आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में सीएम योगी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। वाराणसी पर सीएम योगी ने कहा है कि एआई वीडियो से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, टूटी मूर्तियां लाकर यहां पर रखी जा रही हैं। तो ये बड़ी बात सीएम योगी ने यहां पर कही है। वाराणसी पर एआई वीडियो से अफवाहें फैलाने वाली बात योगी आदित्यनाथ यहां पर कहते हुए नजर आए। वाराणसी में बुलडोजर कार्रवाई, विरोधियों का क्यों पारा हाई। कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, यही वीडियो बना करके गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। मणिकर्णिका घाट में एक्शन, विरोधियों को क्यों टेंशन। यानी कोई अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी सम्मानजनक ढंग से न दे सके। योगी ने किया साफ, बदनाम करने वालों का करेंगे हिसाब। लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विरासत का सम्मान कैसे होता है, हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वाराणसी में दाल मंडी समेत कई अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। साथ ही वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर जारी विवाद दिनों दिन तेज होता जा रहा है। इस मामले में प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि जब सीएम योगी वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने प्रशासन पर उठ रहे तमाम सवालों और आरोप लगाने वालों को सीधा जवाब दिया और साफ कर दिया है कि विकास के कार्यों को बदनाम करने वालों का एजेंडा ध्वस्त कर दिया जाएगा। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है।
वहीं सीएम योगी से पहले वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने भी कहा था कि वाराणसी में जारी विकास के कार्यों को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मिथ्या आरोप मत लगाइए, समाज को मत बांटिए, सनातन को मत बांटिए, सनातन को बदनाम मत करिए। आज मणिकर्णिका घाट पर विकास हो रहा है। आज जो लोग आते हैं उनको कोई सुविधा नहीं है, न बैठने की सुविधा है, न खड़े होने की सुविधा है, न चेंजिंग रूम है, न टॉयलेट है। तो व्यक्तिगत बताइए, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आरोप की राजनीति करना बंद करिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस मुद्दे से प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल दागे। खड़गे ने आरोप लगाया है कि वाराणसी की पहचान बदलने की कोशिश हो रही है। ये सरकार, ये भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विध्वंसकारी सरकार है और तोड़ रही है। जब ये घाट टूट रहा था उसमें किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने, किसी मंत्री ने, किसी भी मोदी जी के किसी भी मंत्री ने वहां आकर उसकी सुध नहीं ली, उसकी देखरेख नहीं की। हालांकि इन तमाम आरोपों पर बीजेपी पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है। कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, यह बहुत स्पष्ट है। इस विषय को आप लोग जरूर नोट करें कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, सभी संरक्षित है। और जितना भी झूठ का यह प्रलाप कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा किया जा रहा है वो सरासर सनातन विरोधी है। ये पहला मौका नहीं है जब वाराणसी के नाम पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। इससे पहले भी जब वाराणसी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तब भी कांग्रेस समेत तमाम दलों ने बीजेपी को घेरा था। लेकिन आज बाबा विश्वनाथ धाम खुद विकास की कहानी बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण के मामले में पुलिस ने भी यहाँ पर एक्शन लिया है। पुलिस ने कुल 8 एफआईआर इस मामले में दर्ज की है। एआई जनरेटेड तस्वीरें और भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ट्वीट करने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध भी यहाँ पर कार्रवाई की तैयारी अब कर ली गई है। बीएनएस की धारा 196, 298, 299 और 353 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो अब यहाँ पर योगी सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है और क्या अपडेट इस मामले में मिल रहा है? संस्कार होते हैं और दोनों घाटों पर सीएसआर फंड से जो घाट है उसका निर्माण हो रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी और सरकार ने सीएसआर फंड के थ्रू वहां पर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। ये काम अभी नहीं चल रहा है, 11 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी वहां कुछ दिन पहले हाइड्रा आया गया था क्योंकि वहां कुछ डिमोलिशन होना था। कोई जगह अवैध नहीं है, लेकिन उसको सुंदरीकरण का काम और पुनरुद्धार का काम चल रहा है, रीडेवलपमेंट का। तो वहां जब तो कुछ मूर्तियां तोड़ने का आरोप लगा, कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई हैं, ऐतिहासिक मूर्तियां, और इसको लेके विपक्ष ने आरोप लगाया। इस बीच दावा ये है सरकार का कि कांग्रेस के ने एआई जनरेटेड वीडियोस और फोटोज बना करके सोशल मीडिया में सर्कुलेट किए, और इस बात का जवाब कल खुद मुख्यमंत्री ने बनारस जाकर के दिया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं और इस वजह से 8 एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और सरकार ने साफ कहा है कि जो रीडेवलपमेंट वर्क है इसको लेके कांग्रेस जानबूझकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो 8 एफआईआर हुए हैं और इसमें जो मूर्तियां हैं जो घाटों के पास से निकली थी, सरकार ने गुरुधाम मंदिर के जो मंदिर है एएसआई संरक्षित मंदिर, वहां पर वो सारी मूर्तियां रखवाई हैं और कहा है कि जब यहाँ रीडेवलपमेंट का काम हो जाएगा, जब एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, तो वो उन मूर्तियों को वहाँ पर फिर से वापस ला के रखा जाएगा। ये लगातार तो यहाँ पर अब पुलिस ने कुल 8 एफआईआर यहाँ पर दर्ज कर ली है और सोशल मीडिया पर जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही है उसको लेकर भी पुलिस यहाँ पर सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। महाकर्णिका घाट को महाशमशान घाट कहा जाता है। यहाँ 24 घंटे चिता जलती है, लेकिन जल्द ही इसकी तस्वीर अब बदलने वाली है। तो बता दें आपको कि महाशमशान घाट के पुनर्विकास का कार्य अब यहाँ पर चलना शुरू हुआ है। ये कार्य सीएसआर फंड से 18 करोड़ रुपए में किया जाना है। नगर निगम की देखरेख में एक कार्यदायी संस्था से ये कार्य हो रहा है। करीब 29,000 वर्ग मीटर एरिया में काम कराया जाना है। मिट्टी दलदली है, इसलिए 15 से 20 मीटर नीचे तक पाइलिंग कराई गई है, जिससे बाढ़ के वक्त किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आए। अब पक्के घाटों के पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें बड़ी नाव की मदद से गंगा पार भेजा जा रहा है।
इस शमशान घाट पर 25 मीटर ऊंची चिमनी लगाई जाएगी ताकि चिता की राख हवा के साथ उड़ जाए और आसपास के घरों में ना आए। और चारों ओर से कवर होगा दाह संस्कार क्षेत्र और इसे वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। खुले में दाह संस्कार के लिए 18 प्लेटफॉर्म्स होंगे। लकड़ी भंडारण क्षेत्र, सामुदायिक प्रतीक्षा कक्ष भी यहां पर बनाया जाना है। और अब महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं। जनवरी के अंत तक मुंबई को उसका नया मेयर मिल जाएगा। अगले हफ्ते निकाली जाएगी आरक्षण की लॉटरी। 29 नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण का फैसला जल्द ही ले लिया जाएगा। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण नियम के तहत होगा। मुंबई मेयर का चुनाव लॉटरी सिस्टम से तय होगा कि कौन मेयर बनने जा रहा है। तो यहाँ पर जनवरी के अंत तक मुंबई को उसका नया मेयर मिलने जा रहा है। मेयर चुनाव से पहले महाराष्ट्र में अब राजनीति तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी जीते हुए पार्षदों को होटल में ठहराया गया है। बीजेपी ने 227 वार्डों वाली बीएमसी में 118 सीटें हासिल की, जो बहुमत से सिर्फ 4 ज्यादा है। लेकिन मेयर चुनाव के पहले कोई खेल ना हो जाए, इसलिए शिवसेना शिंदे के 29 पार्षदों को 5 सितारा होटल में ठहराने के निर्देश शिंदे की तरफ से जारी हुए हैं। महायुति का यहाँ पर मेयर जो है वो बैठेगा, मराठी होगा, हिंदू होगा और नरेंद्र मोदी जी के विजन में विश्वास रखने वाला, देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में काम करने वाला महायुति का महापौर मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। देवेंद्र जी और एकनाथ जी, उनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। वो आपस में मिलके चर्चा करेंगे और महायुति का महापौर होगा। 2.5 साल किसका होगा, 5 साल किसका होगा, ये महत्व का नहीं है। मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना, ये महत्व का है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गई है हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी। सुजाता, उद्धव ठाकरे के बयान के बाद से हलचल जो है वो यहाँ पर तेज हो गई है। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने अपने पार्षदों को होटल में ठहराया। क्या कुछ सियासत देखने को मिल रही है और आखिर यहाँ पर रणनीति क्या नजर आ रही, किस तरह का डर है? जी देखिए, सबसे पहले तो मेयर पद को लेकर जो लॉटरी है वो अगले हफ्ते निकलनी है और इस लॉटरी के तहत जो तमाम महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका है उनके महापौर को लेकर जो है निर्णय होगा कि आखिर कौन सी कैटेगरी से ये महापौर बनेगा। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो फिलहाल सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर इसलिए आ रही है क्योंकि एकाएक एकनाथ शिंदे निर्णय लेते हैं कि वो अपने सभी नवनिर्वाचित जो कॉरपोरेटर्स हैं उन्हें एक 5 सितारा होटल में ठहराएंगे जो बांद्रा में स्थित है। तो ऐसे में अपने नेगोशिएशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने की राजनीति के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ जो है एकनाथ शिंदे ने कदम उठाया है क्योंकि इस समय एकनाथ शिंदे को किंग मेकर की पोजीशन में देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि उन्हें बीएमसी में अपना महापौर जो है वो सत्ता बनानी है, महापौर बिठाना है, तो उन्हें एकनाथ शिंदे का सपोर्ट ज़रूर लगेगा। तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे इस मेयर पद को लेकर नेगोशिएट करते हैं? 2.5 साल के इस पद को लेकर क्या कोई स्ट्रैटेजी बनती है, ये देखने वाली बात होगी। वही दूसरी और उद्धव ठाकरे ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इच्छुक है कि मेयर पद उनका हो और बातचीत वो कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो है फिलहाल अब तक कुछ भी स्पष्टीकरण उनके पास आई नहीं है। तो एक और जाहिर रणनीति बनाई जा रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अपने साथ रखने के लिए 2.5 साल के मेयर पद को लेकर काम तो कर रही है, लेकिन वही दूसरी और एकनाथ शिंदे भी इस बात को लेकर लौटेंगे सुजाता आपके पास। जिस तरह से आप बता रही हैं यहाँ पर कि एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने अपने पार्षदों को यहाँ पर 5 सितारा होटल में रखा है, तो राजनीति होटल की एक बार फिर से महाराष्ट्र में होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो आगे पॉलिटिक्स तो हम देख ही रहे हैं मुंबई में, लेकिन आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के पश्चिम बंगाल और असम दौरे के बारे में। आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री कई योजनाओं की सौगात यहां पर देंगे, जिसमें तारकेश्वर विष्णुपुर नई रेल लाइन का उद्घाटन और बालागढ़ में अत्याधुनिक पोर्ट गेट सिस्टम की आधारशिला शामिल है। सिंगूर टाटा के नैनो प्रोजेक्ट को लेकर इस दौरान पश्चिम बंगाल की सियासत का ये केंद्र रहा है। लेफ्ट की सत्ता के खिलाफ ममता बनर्जी ने सिंगूर से ही हुंकार भरी थी। और सिंगूर में टाटा का प्रोजेक्ट तो नहीं लगा, लेकिन उसके लिए अधिग्रहित की गई सैकड़ों एकड़ जमीनें आज भी बंजर हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज इसी सिंगूर की धरती पर पहुंच रहे हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री उद्योग और विकास की बात के साथ साथ टीएमसी सरकार पर भी जमकर हमला बोलेंगे। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं। मनोज्ञा से जानते हैं आज प्रधानमंत्री का दौरा और कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है। बताइए मनोज्ञा, आज के दिन क्या खास रहेगा?
आज हुगली जिला का टूर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसमें हुगली में सिंगूर, वो जगह जहां 2006 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ देश का सबसे बड़ा, सबसे पहला आंदोलन हुआ था इस सदी का, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस 2011 में सत्ता में आई थी। लेकिन जब आज बात करेंगे तो हम वहां बात करेंगे कि 60% इलाके में जहां पर खेती का वादा किया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, कई इलाकों में खेती भी हो रही, करीब 1000 एकड़ जमीन है जिसमें 500 एकड़ पर उसे दोबारा ठीक किया गया है, उर्वरकता उसकी बेहतर की गई है। पर इन सब के बीच में राजनीति जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब 2011 में उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद पहला काम जो किया था वो था सिंगूर के लिए उनके किसानों को जमीन वापस लौटाना, और उसके बाद से 2000 रुपए और 16 किलो चावल लगातार किसानों को दिया जा रहा है। पर अब कई वर्ष बीत चुके हैं, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्योग ज्यादा जरूरी था या किसानों के इस हित की रक्षा करना। समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे राजनीति होती है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण बंगाल की अपनी पहली रैली करेंगे। यानी कि इसके पहले जब पिछले वर्ष दिसंबर में रैली होनी थी तो उनका चॉपर नहीं उतरा था मौसम की वजह से, पर अब आज जैसे ही सिंगूर पहुंचेंगे तो ये दक्षिण बंगाल के, इसे राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है हुगली और बर्दवान इलाके को, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा धान की पैदावार होती है। तो ऐसे में एक और किसान और दूसरी ओर उद्योग, सामंजस्य बैठाकर कैसे राजनीति होगी ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हम नजर रहेगी प्रधानमंत्री के इस दौरे पर क्या कुछ वो इसमें कहेंगे और कितनी करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। और उधर बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद अब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर मानहानि का केस किया है। बता दें आपको 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस यहाँ पर ममता बनर्जी पे किया गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए 1 मिनट में मामला क्या है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त बचा है, लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़ी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ममता को कड़ी फटकार लगाई है, और अब बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर कर ममता की मुश्किलें डबल कर दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अधिकारी ने कहा कि बनर्जी को भेजे गए मानहानि नोटिस का जवाब न मिलने के बाद उन्होंने यहां अलीपुर में सीनियर डिवीजन की अदालत में मुकदमा दायर किया। शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर अपने पोस्ट में लिखा, ममता बनर्जी, मैं अपने वचनों का सम्मान करता हूं, जबकि आप मुद्दों और लोगों को भ्रमित करती हैं। कथित कोयला घोटाले में मेरी संलिप्तता को लेकर आपके घृणित और मनगढ़ंत आरोपों के संबंध में भेजे गए मानहानि नोटिस पर आपकी भ्रामक चुप्पी आपको इस स्थिति से उबरने में मदद नहीं करेगी। मैंने आपकी धोखेबाज साजिश को लेकर आपको अदालत तक घसीटने का अपना वादा निभाया और आज आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों एक रैली की थी। रैली में ममता ने अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। ममता ने क्या कुछ कहा था ये आपको सुनाते हैं। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। मानहानि को लेकर सियासी घमासान मचा है। इस पर टीएमसी और बीजेपी क्या कुछ कह रही हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। हर कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, जो भी चाहेगा कोर्ट जाने सकता है, इसमें हमको कुछ कहने का बात नहीं है। लेकिन इफ इट इज लीगली एडमिसेबल तब तो एफआईआर लॉन्च होगा, इफ इट इज नॉट एडमिसेबल एफआईआर नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह की बातें करती हैं और जिस तरह से उनको अपमानित करती हैं, उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया है, क्योंकि ममता जी की सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने को होती है। ममता बनर्जी लोगों के अधिकार को छीनने के लिए मुख्यमंत्री बनी है। पहले हुमायूं कबीर, फिर ईडी और सुप्रीम कोर्ट, और अब 100 करोड़ का केस। चुनाव से पहले लग रहा है कि ममता बनर्जी चौतरफा घिरती नजर आ रही हैं। ये देखने वाली बात होगी कि ममता इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बंगाल में एसआईआर को लेकर भी विरोध प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन कई इलाकों में टीएमसी कार्यकर्ता लोगों को विरोध के लिए उकसा रहे हैं, जिससे राज्य में अशांति की स्थिति लगातार बनी हुई है।
बंगाल में चुनावी तारीखों का ऐलान होने में भले ही समय है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि SIR और घुसपैठ का मुद्दा इस बार राज्य का सियासी पारा बढ़ाएगा। SIR को लेकर तो जैसे असंतोष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा विवाद बंगाल के बिरभूम में हुआ, जहां शनिवार एक भीड़ SIR प्रक्रिया के विरोध में उतर आई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि SIR लिस्ट में नाम होने के बाद भी लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है, जिससे और ज्यादा भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और आयोग के साथ साथ केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। रास्ता जाम होने के कारण गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। आपको बता दें कि बंगाल में SIR को लेकर ममता सरकार और केंद्र के बीच जमकर बहस हो रही है।